एंड द अगली। ये फिल्म हॉलीवुड के इतिहास की एक ऐसी फिल्म है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता और आज तक काउबॉयज के ऊपर जितनी भी फिल्में बनी हैं, ये फिल्म सबसे ऊपर आती है, जिसकी आज भी IMDb पर रेटिंग 8.8 है। और आज इस वीडियो में हम आपको द गुड, द बैड एंड द अगली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कहा जाता है कि फिल्मी जगत में कोई भी बड़ा काम सोचकर नहीं किया जाता, वो बस हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ द गुड, द बैड एंड द अगली फिल्म के साथ। क्लिंट ईस्टवुड की सन 1964 में एक काउबॉय फिल्म आई जिसका नाम था अ फीस्टफुल ऑफ डॉलर्स। ये एक काउबॉय फिल्म थी जो यूरोप में बहुत फेमस हुई, लेकिन ये फिल्म USA में रिलीज नहीं हुई और अगले साल सन 1965 में इसका सीक्वल आया जिसका नाम था फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। और ये फिल्म भी बहुत प्रचलित हुई जिसकी वजह से USA के डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान इन फिल्मों की तरफ गया और उन्होंने फैसला किया कि वो क्लिंट ईस्टवुड के साथ मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो USA में रिलीज हो। और इसी सिलसिले में द गुड, द बैड एंड अगली के डायरेक्टर जिनका नाम सर्जियो और इस फिल्म के राइटर लुसियानो रोम में USA के 2 एग्जीक्यूटिव से मिले, जहां पर उन्होंने इन्हें फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर फिल्म दिखाई। और उस फिल्म से ये इतने प्रभावित हुए कि वो इस फिल्म के लिए $9 लाख की फंडिंग करने के लिए तैयार हो गए। बदले में USA में इस फिल्म के जितने भी राइट्स होंगे वो उनके पास होंगे। उस वक्त क्लिंट ईस्टवुड इतने बड़े स्टार नहीं थे, फिर भी उन्हें ये फिल्म मिल गई। लेकिन अब सवाल ये था कि इस फिल्म की कहानी क्या होगी। तभी इस कहानी के लेखक जिनका नाम लुसियानो है, उनके दिमाग में एक पोस्टर की इमेज आई जिसमें 3 काउबॉय हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म का नाम रखेंगे द गुड, द बैड एंड द अगली, जो कि सिविल वॉर के दौरान खजाने की तलाश में जाएंगे। और जब उन्होंने ये आइडिया एग्जीक्यूटिव्स को सुनाया तो उन्हें तुरंत पसंद आ गया और उन्होंने तय किया कि अब हर हालत में ये फिल्म बनेगी। लेकिन जब इस फिल्म की स्टोरी क्लिंट ईस्टवुड को सुनाई गई तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उन्हें ये स्क्रीन 2 एक्टर्स के साथ शेयर करनी थी, जिनमें से एक एक्टर उनकी पिछली फिल्म में भी थे जिनका नाम था ली वैन क्लिफ। और साथ ही साथ इससे पहले भी क्लिंट ईस्टवुड 2 काउबॉय की फिल्म कर चुके थे। उनका कहना ये था कि अगर मैंने एक और की तो उन्हें अमेरिका की घुड़सवार सेना में भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें $2,50,000 ऑफर किए, जो कि उनकी पिछली फिल्म अ फीस्टफुल ऑफ डॉलर्स के पूरे बजट से भी ज्यादा थी। और साथ ही साथ जब ये फिल्म अमेरिका में रिलीज हो गई तो उन्हें इस फिल्म के प्रॉफिट का 10% भी दिया गया। और सोने पे सुहागा तो तब हो गया जब उन्हें ये कहा गया कि उन्हें इस फिल्म के बनने के बाद एक फरारी गिफ्ट की जाएगी। और इसके बाद क्लिंट ईस्टवुड मना नहीं कर पाए और इस तरह से वो इस फिल्म का हिस्सा बन गए। लेकिन फिल्म शुरू करने से पहले इस फिल्म के डायरेक्टर सर्जियो कुछ रिसर्च करना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म की कहानी उस वक्त की है जब अमेरिका में सिविल वॉर हुए थे। इसीलिए वो अमेरिका गए और वहाँ की लाइब्रेरी में उन्होंने सिविल वॉर के वक्त के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ लेजेंडरी फोटोग्राफर मैथ्यू ब्रैडी की कुछ फोटोज को देखकर ये आइडिया भी लगाया कि उस वक्त का दौर कैसा था। और पूरी रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की। शूटिंग के दौरान क्लिंट ईस्टवुड का जो कैरेक्टर होता है उसे कई बार स्मोक करना होता है, जबकि क्लिंट ईस्टवुड ने इससे पहले स्मोक नहीं किया होता। और सर्जियो लियोन एक ऐसे डायरेक्टर थे जो एक ही सीन को कई बार शूट करते थे जब तक कि उन्हें सबसे बेहतर टेक ना मिल जाए। और जिस वजह से क्लिंट ईस्टवुड कई बार इरिटेट भी हो जाते थे, क्योंकि हर टेक में उन्हें स्मोक करना पड़ता था। इस फिल्म में एक और खास बात होती है कि क्लिंट ईस्टवुड का कोई भी नाम नहीं होता। ये बात और है कि ट्यूको, जो कि अगली कैरेक्टर है, वो उन्हें ब्लॉन्डी कहकर बुलाता है। साथ ही साथ इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान सबसे मुश्किल वक्त ट्यूको का, जिसका कैरेक्टर एली वेलेक ने निभाया था, उनका रहा। इस फिल्म की शुरुआत में एक सीन है जब ट्यूको एक घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं, उन्हें फांसी का फंदा लगाया जा रहा होता है। इस सीन को और भी रियल बनाने के लिए रस्सी पर एक एक्सप्लोसिव लगाया जाता है ताकि उसके फटने से वहां पर धुआं निकले और सीन बहुत रियल लगे।
और जब ऐसा होता है तो घोड़ा गोली की यानी कि एक्सप्लोसिव की आवाज से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो एली को यानी कि ट्यूको को अपनी पीठ पर बिठाकर कई मील दूर तक ले जाता है। उनके हाथ बंधे होते इसीलिए वो घोड़े को रोक भी नहीं पाते। इसके बाद एक बार और ट्यूको की जान बचती है जब वो ट्रेन से कूद जाते हैं और हथकड़ी काटने के लिए उन्हें ट्रेन के ट्रैक के बगल में लेटना पड़ता है और जब ट्रेन वहां से जाती है तो उनका सर ट्रेन के ऊपर लगी एक स्टेप पे लगने से बाल बाल बचता है। दरअसल डायरेक्टर चाहते थे कि ये सीन रियल लगे इसीलिए यहाँ पर उन्होंने स्टंटमैन का यूज नहीं किया। एली ने बताया कि अगर उनका सिर उस पे लग जाता तो शायद उनकी जान तक चली जाती। लेकिन मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में एक जगह एली को यानी कि ट्यूको को शवल यानी जिससे मिट्टी खोदी जाती है उससे उस बैग पर वार करना था जिसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं और क्यू के लिए क्रू ने उसके अंदर एक बोतल रख दी होती है ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर वार करना है। उस बोतल के अंदर एसिड था और ये बोतल एक लेमन सोडा की थी जिसे ट्यूको यानी कि एली बहुत पसंद करते थे और जब एली ने उस बोतल को देखा तो उन्हें लगा कि इसके अंदर लेमन सोडा है। उन्होंने उसका एक सिप पिया लेकिन वो जल्दी भाप गए कि ये लेमन सोडा नहीं बल्कि कुछ और है। अगर वो उसे और पी जाते तो शायद उनकी जान खतरे में पड़ जाती। इस फिल्म में एक और खास बात ये थी कि क्लिंट ईस्टवुड ने इस फिल्म के अंतिम सीनों में वही ड्रेस पहनी थी जो उन्होंने अपनी पिछली 2 फिल्मों में पहनी थी यानी अ फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स और फॉर अ फ्यू डॉलर्स में। तो हो सकता है कि ये उनका एक लकी चार्म था जिस वजह से उन्होंने इस ड्रेस को इस फिल्म में भी रिपीट किया और ये फिल्म भी उनकी पिछली 2 फिल्मों की तरह बड़ी कामयाब रही। उनकी अ फीस्ट फुल ऑफ डॉलर्स की IMDb रेटिंग आज भी 8 है और जो उनकी दूसरी फिल्म 1965 में आई थी फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर उसकी IMDb रेटिंग 8.3 है और द गुड द बैड एंड द अगली की IMDb रेटिंग 8.8 है। इस फिल्म का सबसे महंगा सीन वो है जब ये एक ब्रिज को बॉम्ब से उड़ाते हैं। दरअसल जब पहली बार उसे बॉम्ब से उड़ाते हैं तो वो शॉट इतना अच्छा नहीं मिलता इसीलिए डायरेक्टर ने उस ब्रिज को दोबारा से पूरा बनवाया और एक बार फिर से उसे एक्सप्लोसिव से विस्फोट किया ताकि उन्हें एक बेहतर सीन मिल पाए जिसकी वजह से उस सीन में दुगना खर्चा करना पड़ा। इसके साथ साथ फिल्म रिलीज होने के बाद ये दिखाया जाता है कि अगली के कैरेक्टर में है ट्यूको जिनका नाम है एली और बैट के कैरेक्टर में है ली वैन क्लिफ्स जिनका इस फिल्म में नाम है एंजल आइज। लेकिन अमेरिका में जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो उसमें ट्यूको का जो कैरेक्टर था वो अगली ना होके बैड था और एंजल आइज का कैरेक्टर बैड ना होकर अगली था। फिल्म रिलीज होने के बाद इन दोनों के कैरेक्टर को जो डेफिनेशन दी गई थी उन्हें बदल दिया गया यानी कि बैड को अगली और अगली को बैड बना दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम और थी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे जिनका नाम सर्जियो लियोन था वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे। हालांकि वो क्लिंट ईस्टवुड के साथ 2 फिल्में पहले भी कर चुके थे लेकिन उन्हें उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए बाइलिंगुअल यानी कि दुभाषीय आदमी का इस्तेमाल करना पड़ता था। द गुड द बैड एंड द अगली फिल्म में जिन्होंने अगली का कैरेक्टर किया था जिनका नाम था एली वेलेक जिनका फिल्म में नाम है ट्यूको उन्हें फ्रेंच बोलनी आती थी इसीलिए डायरेक्टर को प्रॉब्लम नहीं हुई। ये दोनों आपस में फ्रेंच में ही कम्युनिकेशन किया करते थे। इस फिल्म की एक और खास बात ये थी कि इससे पहले हॉलीवुड में जितनी भी फिल्में सिविल वॉर के ऊपर बनी थी वो सब की सब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी और इसीलिए फिल्म जगत के लोगों का ये मानना था कि ये फिल्म भी उसी तरह से नाकामयाब रहेगी। एक बहुत बड़े फिल्म मेकर जिनका नाम ऑर्सन वेलेस है उन्होंने द गुड द बैड एंड द अगली फिल्म के डायरेक्टर सर्जियो लियोन को ये कहा भी था कि तुम्हें इस सब्जेक्ट पर फिल्म नहीं बनानी चाहिए क्योंकि आज से पहले जितनी भी फिल्में आई वो सब की सब फ्लॉप रही। लेकिन उन्होंने ये फिल्म बनाई, उन्होंने बहुत रिसर्च की और आखिरकार जो दुनिया के सामने आया उसे दुनिया आज तक नहीं भुला पाई। ये एक इतिहास बन गई और इसके बाद कई फिल्में सिविल वॉर के ऊपर बनी।
इस फिल्म का सबसे ऐतिहासिक सीन वो है जो आज तक हॉलीवुड में किसी भी फिल्म में नहीं दिखाया गया और उसे हॉलीवुड के इतिहास का सबसे बड़ा सीन भी कहा जाता है। और वो सीन वो है जब ये तीनों ग्रेवयार्ड में खड़े होते हैं और इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन किसके ऊपर गोली चलाएगा, क्योंकि जो भी गलत फैसला लेगा वो मारा जाएगा। ये एक साइलेंट सीन था जिसे लगभग 5 मिनट तक फिल्माया गया था और ये इतना इंटेंस था कि हॉलीवुड इसे कभी भी नहीं भुला सकता। ये सीन जिस लोकेशन पर फिल्माया गया था वो अपने आप में एक यूनिक लोकेशन थी। इसे सैड हिल सेमेट्री में फिल्माया गया था जहां पर 5000 ग्रेव्स हैं, जिसे 1966 में स्पेनिश आर्मी के द्वारा बनाया गया था। और इस फिल्म के क्लाइमेक्स से इससे बेहतर कोई भी लोकेशन नहीं हो सकती थी। तो ये थी कुछ बातें जो हमने आपको द गुड, द बैड एंड द अगली के बारे में बताई। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी।